इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के दो जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स और बिटबीएनएस। हमारे पास इनसे जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें हैं, कुछ कानूनी दांव-पेच से जुड़ी तो कुछ रोज़मर्रा के कामकाज से। हमारा मकसद है इन खबरों की तह तक जाना, समझना कि उपयोगकर्ताओं के लिए इनके मायने क्या हैं और पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा हो सकता हो। हाँ, और क्रिप्टो की दुनिया में एक्सचेंजों की नब्ज पर हाथ रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के मंच नहीं है, मतलब ये लाखों लोगों के भरोसे और उनके फंड्स के रखवाले भी हैं। वजीरेक्स और बिटबीएनएस दोनों का भारत में काफी बड़ा आधार है। तो हाँ, बिल्कुल। तो जब इनके बारे में कोई खबर आती है तो उसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि हजारों लाखों निवेशकों और ट्रेडर्स पर पड़ता है। आज हम इन्हीं असर और उनके पीछे की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वजीरेक्स से शुरू करते हैं। सबसे ताज़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सिंगापुर हाई कोर्ट से है। खबर है कि एक पुराने हैक मामले में जिसमें यूजर्स का काफी पैसा फंसा था, कोर्ट ने एक नई डेडलाइन तय की है। अच्छा। जिन क्रेडिटर्स यानी लेनदारों ने वजीरेक्स की मूल पुनर्गठन योजना पर आपत्ति जताई थी, उन्हें अब भारतीय कानून के किसी जानकार वकील या विशेषज्ञ का हलफनामा, जिसे एफिडेविट कहते हैं, वो जमा करने को कहा गया है। ये थोड़ा पेचीदा लगता है ना, मामला सिंगापुर का, लेकिन जरूरत भारतीय कानून के विशेषज्ञ की पड़ रही है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प मोड़ है और इस मामले की जटिलता को उजागर करता है। सिंगापुर कोर्ट का भारतीय कानून विशेषज्ञ की राय मांगना दिखाता है कि लेनदारों की आपत्तियों का आधार शायद भारतीय कानूनों या नियमों से जुड़ा हो सकता है। अच्छा। हो सकता है कि वो ये तर्क दे रहे हों कि प्रस्तावित पुनर्गठन योजना भारतीय दिवाला कानून या कंपनी कानून के तहत उनके हितों की रक्षा नहीं करती। ये लेनदार कौन है? ये वो व्यक्ति या संस्थाएं हो सकती हैं जिनका पैसा उस हैक में फंसा था, या फिर कंपनी के अन्य लेनदार। उनका विरोध और सिंगापुर कोर्ट का भारतीय कानून पर फोकस करना ये बताता है कि समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के कानूनी ढांचों के बीच एक तरह से संतुलन साधना होगा। ये प्रक्रिया को लंबा खींच सकता है, जाहिर है। तो मतलब ये मामला सिर्फ फंड वापसी का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारतीय नियमों के बीच की कशमकश भी बन गया है। और इसी बीच एक और खबर है कि वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी, जिसका नाम जेटाई बताया जा रहा है, हाँ, जेटाई, उसने एक संशोधित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी व्यवस्था की एक नई बदली हुई योजना पेश की है। इसका मतलब साफ है कि पहली योजना पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब इस नई योजना पर दोबारा वोटिंग होगी, जिसे रीवोट कहा जा रहा है। मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पहली योजना में ऐसी क्या कमी रह गई होगी कि उसे बदलना पड़ा और दोबारा वोटिंग की नौबत आई। ये एक अहम सवाल है। हालांकि हमारे पास सटीक कारण नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसी स्थितियों में योजना को तब संशोधित करना पड़ता है जब लेनदारों का एक बड़ा हिस्सा उसे नकार दे। हो सकता है कि पहली योजना में लेनदारों को उनके दावे के मुकाबले बहुत कम रकम वापस मिलने का प्रस्ताव हो, या वापसी की शर्तें और समय सीमा अस्पष्ट या बहुत लंबी हो। ये भी हो सकता है। ये भी संभव है कि कुछ बड़े लेनदारों ने कानूनी खामियों की ओर इशारा किया हो, जिसके चलते कंपनी को योजना बदलनी पड़ी। अब इस रीवोट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेनदारों का वोट और फिर कोर्ट की मंजूरी। ये दो बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। और इन बाधाओं के पार होने का इंतजार कौन कर रहा है? वो हजारों उपयोगकर्ता जिनके करोड़ों रुपए उस हैक में फंसे थे। जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, लगभग $230 मिलियन, यानी भारतीय रुपयों में करीब 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम। 2000 करोड़, हाँ। ये जानना वाकई परेशान करने वाला है कि इस रिवोट और कोर्ट की मंजूरी के बाद भी फंड वापसी शुरू हो सकती है, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, पूरी रकम मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी या पक्की तारीख नहीं है। 2000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, लोगों की मेहनत की कमाई है, उनके सपने हैं। बिल्कुल, ये अनिश्चितता ही सबसे बड़ी चिंता है। $230 मिलियन की रकम छोटी नहीं होती, और इसे रिकवर करना, खासकर साइबर हैकिंग के मामलों में, बेहद मुश्किल होता है। सोचिए वो पैसा कहाँ गया होगा। उसे ट्रैक करना, विभिन्न देशों के कानूनी चक्रों से निपटना और फिर उसे वापस लाके सही मालिकों तक पहुंचाना, ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। हाँ, आसान नहीं है। कई बार हैकर्स फंड्स को कई वॉलेट्स में बांट देते हैं, मिक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर अगर फंड्स किसी ऐसे देश में पहुंच जाएं जहां कानूनी सहायता मिलना मुश्किल हो, तो रिकवरी और भी कठिन हो जाती है। इसलिए जानवा इंडिया के जरिए वापसी की प्रक्रिया शुरू होने की बात सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है,
लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें कितना समय लगेगा और कितनी सफलता मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। उपयोगकर्ताओं के लिए ये इंतजार बहुत भारी पड़ रहा होगा। तो वजीरेक्स के मामले का सार ये है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, एक नई योजना आई है जिस पर वोटिंग होनी है, लेकिन हजारों उपयोगकर्ताओं के लगभग 2000 करोड़ रुपए का भविष्य अभी भी अनिश्चितता के धुंध में लिपटा हुआ है। उनकी नजरें सिंगापुर कोर्ट और लेनदारों के अगले कदम पर टिकी हैं। चलिए, अब वजीरेक्स की इस लंबी कानूनी लड़ाई से थोड़ा हटकर BitBNS की तरफ आते हैं। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। ये रोजमर्रा के कामकाज यानी ऑपरेशन से जुड़ा है। ताज़ा अपडेट ये है कि BitBNS ने भारतीय रुपए यानी INR जमा करने के लिए अपने बैंक खाते का विवरण बदल दिया है। ये एक सीधी सी सूचना लगती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव है? ऊपरी तौर पर देखने पर यह एक सामान्य प्रशासनिक बदलाव लग सकता है। कंपनियां समय समय पर अपनी बैंकिंग पार्टनर्स बदलती रहती हैं, लेकिन जैसे कि आप कह रही हैं, संदर्भ बहुत मायने रखता है। BitBNS पिछले कुछ समय से परिचालन संबंधी दिक्कतों की खबरों में रहा है। हाँ, बिल्कुल। उपयोगकर्ताओं की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में सिर्फ बैंक डिटेल बदलना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या इसका संबंध उन अंदरूनी समस्याओं से है जिनके बारे में हम सुन रहे हैं। क्या पुराना बैंक खाता किसी वजह से बंद हो गया, या ये किसी नई रणनीति का हिस्सा है? बिना अतिरिक्त जानकारी के पक्के तौर पे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इसे मौजूदा हालात से जोड़कर देखना जरूरी है। और मौजूदा हालात ये है कि BitBNS के उपयोगकर्ता लगातार परेशानियां झेल रहे हैं, खासकर पैसे निकालने को लेकर। सोशल मीडिया और क्रिप्टो फॉर्म्स पर ऐसी शिकायतें आम हैं कि विड्रॉल रिक्वेस्ट्स या तो प्रोसेस नहीं हो रही या उनमें बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। कुछ मामलों में तो ये भी सुनने में आया कि एक्सचेंज से जुड़े बैंक खाते ही फ्रीज कर दिए गए थे, जिससे लेन देन रुक गया। जब लोग अपनी मेहनत की कमाई निकाल ना पाएं तो भरोसा डगमगाना लाजमी है। ये सिर्फ तकनीकी दिक्कत से ज्यादा गंभीर लगता है। निश्चित रूप से किसी भी वित्तीय प्लेटफॉर्म, खासकर क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए लगातार विड्रॉल की समस्या आना एक बहुत बड़ा संकट का संकेत है, जिसे रेड फ्लैग कहा जाता है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म की लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर नकदी उपलब्ध कराने की क्षमता, उसके बैंकिंग रिश्तों की मजबूती और यहां तक कि उसकी नियामक स्थिति पर भी सवाल खड़े कर सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है एक्सचेंज के पास पर्याप्त फंड ना हो, मतलब लिक्विडिटी संकट, या उनके बैंकिंग पार्टनर ने सख्ती कर दी हो, या फिर किसी रेगुलेटरी जांच या कार्रवाई के चलते खाते फ्रीज हुए हों। कारण चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही है, यूजर का भरोसा टूटना। पैसा जमा करना आसान हो लेकिन निकालना मुश्किल, ये स्थिति किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए घातक साबित हो सकती है। तो ये बैंक डिटेल बदलना, क्या ये इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश हो सकती है, या फिर ये सिर्फ सतह पर एक छोटा सा बदलाव है, जबकि असल दिक्कतें कहीं ज्यादा गहरी हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि ये हल है या नहीं। अगर समस्या बैंकिंग पार्टनर से जुड़ी थी तो नया पार्टनर शायद कुछ राहत दे, लेकिन अगर समस्या लिक्विडिटी की है या रेगुलेटरी है तो सिर्फ बैंक बदलने से काम नहीं चलेगा। हाँ, सही बात है। BitBNS को इस मामले में ज्यादा पारदर्शिता दिखानी होगी। उन्हें उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट बताना होगा कि दिक्कतें क्यों आ रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सिर्फ बैंक डिटेल अपडेट करने का नोटिस देना काफी नहीं है। उन्हें सक्रिय रूप से संवाद करके और समस्याओं का समाधान करके भरोसा बहाल करना होगा। बिना भरोसे के कोई भी एक्सचेंज लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो अगर हम इन दोनों एक्सचेंजों की स्थिति को एक साथ देखें, वजीरेक्स अपनी पुरानी देनदारियों और कानूनी उलझनों से जूझ रहा है, जबकि BitBNS वर्तमान परिचालन बाधाओं, खासकर विड्रॉल की दिक्कतों से घिरा है। इन सब का कुल मतलब क्या निकलता है? भारतीय क्रिप्टो यूजर के लिए इसका क्या संकेत है? मतलब साफ है कि भारत के दो बड़े और पुराने क्रिप्टो एक्सचेंज इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वजीरेक्स के यूजर्स जहां एक जटिल, धीमी और अनिश्चित कानूनी प्रक्रिया के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें सालों पहले हुए नुकसान की भरपाई की उम्मीद है, वहीं BitBNS के यूजर्स को रोजमर्रा की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है, जहां उन्हें अपने ही पैसे निकालने में परेशानी आ रही है। दोनों ही स्थितियां निराशाजनक हैं और उपयोगकर्ताओं के मन में चिंता पैदा करती हैं। हाँ, एक तरफ भविष्य की अनिश्चितता है तो दूसरी तरफ वर्तमान की परेशानी। बिल्कुल। और इन दोनों मामलों में, चाहे उनकी प्रकृति अलग हो, एक बात समान रूप से उभरती है: क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता और जोखिम। ऐसे माहौल में उपयोगकर्ता जिस एक्सचेंज पर भरोसा करके अपना पैसा लगाते हैं, उसकी स्थिरता, विश्वसनीयता और
सबसे बढ़कर उनके फंड्स की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। सही कहा। जब वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज पर पुराना हैक का साया मंडरा रहा हो और बिटबीएनएस जैसे एक्सचेंज पर विड्रॉल रुकने की नौबत आ जाए तो ये पूरे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ये उन नियामकीय यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत को भी उजागर करता है जो उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा कर सकें और एक्सचेंजों को ज़्यादा जवाबदेह बना सकें। तो संक्षेप में वजीरेक्स फंड वापसी के लंबे और अनिश्चित कानूनी रास्ते पर है, जहां सिंगापुर कोर्ट का फैसला और लेनदारों की वोटिंग अहम होगी। दूसरी तरफ बिटबीएनएस को तत्काल अपनी परिचालन विश्वसनीयता, खासकर विड्रॉल प्रक्रिया को दुरुस्त करने और उपयोगकर्ताओं का टूटा भरोसा वापस जीतने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सही कहा। और जब हम इन दो प्रमुख भारतीय एक्सचेंजों के सामने मौजूद इन लगातार चुनौतियों को देखते हैं, एक पुरानी बड़ी हैकिंग की विरासत से जूझ रहा है, दूसरा मौजूदा परिचालन संकटों से, तो ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये घटनाएं भारत में क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम की समग्र स्थिरता और यहाँ के रेगुलेटरी माहौल, मतलब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की परिपक्वता के बारे में क्या संकेत दे रही हैं? क्या ये सिर्फ इन दो एक्सचेंजों की अलग-थलग समस्याएं हैं या ये किसी व्यापक प्रणालीगत कमजोरी या बढ़ते दर्द, जिसे ग्रोइंग पेन्स कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल उपयोगकर्ताओं के लिए खड़ा होता है। ऐसे माहौल में जहां प्रमुख खिलाड़ी भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए क्या अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या उन्हें अपने फंड्स को कई एक्सचेंजों में बांटना चाहिए? क्या उन्हें सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स के बारे में सोचना चाहिए? एक्सचेंजों की छानबीन करते समय किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन पर हर क्रिप्टो निवेशक या उपयोगकर्ता को आज के हालात देखते हुए गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ कि उपयोगकर्ताओं को इस बदलते और चुनौतीपूर्ण माहौल में अपनी सुरक्षा के लिए किन पहलुओं पर गौर करना चाहिए, आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के मंच नहीं है, मतलब ये लाखों लोगों के भरोसे और उनके फंड्स के रखवाले भी हैं। वजीरेक्स और बिटबीएनएस दोनों का भारत में काफी बड़ा आधार है। तो हाँ, बिल्कुल। तो जब इनके बारे में कोई खबर आती है तो उसका असर सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि हजारों लाखों निवेशकों और ट्रेडर्स पर पड़ता है। आज हम इन्हीं असर और उनके पीछे की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वजीरेक्स से शुरू करते हैं। सबसे ताज़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सिंगापुर हाई कोर्ट से है। खबर है कि एक पुराने हैक मामले में, जिसमें यूजर्स का काफी पैसा फंसा था, कोर्ट ने एक नई डेडलाइन तय की है। अच्छा। जिन क्रेडिटर्स यानी लेनदारों ने वजीरेक्स की मूल पुनर्गठन योजना पर आपत्ति जताई थी, उन्हें अब भारतीय कानून के किसी जानकार वकील या विशेषज्ञ का हलफनामा, जिसे एफिडेविट कहते हैं, वो जमा करने को कहा गया है। ये थोड़ा पेचीदा लगता है ना, मामला सिंगापुर का, लेकिन जरूरत भारतीय कानून के विशेषज्ञ की पड़ रही है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प मोड़ है और इस मामले की जटिलता को उजागर करता है। सिंगापुर कोर्ट का भारतीय कानून विशेषज्ञ की राय मांगना दिखाता है कि लेनदारों की आपत्तियों का आधार शायद भारतीय कानूनों या नियमों से जुड़ा हो सकता है। अच्छा। हो सकता है कि वो ये तर्क दे रहे हों कि प्रस्तावित पुनर्गठन योजना भारतीय दिवाला कानून या कंपनी कानून के तहत उनके हितों की रक्षा नहीं करती। ये लेनदार कौन है? ये वो व्यक्ति या संस्थाएं हो सकती हैं जिनका पैसा उस हैक में फंसा था, या फिर कंपनी के अन्य लेनदार। उनका विरोध और सिंगापुर कोर्ट का भारतीय कानून पर फोकस करना ये बताता है कि समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के कानूनी ढांचों के बीच एक तरह से संतुलन साधना होगा। ये प्रक्रिया को लंबा खींच सकता है, जाहिर है। तो मतलब ये मामला सिर्फ फंड वापसी का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारतीय नियमों के बीच की कशमकश भी बन गया है। और इसी बीच एक और खबर है कि वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी, जिसका नाम जेटाई बताया जा रहा है, हाँ, जेटाई, उसने एक संशोधित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी व्यवस्था की एक नई बदली हुई योजना पेश की है। इसका मतलब साफ है कि पहली योजना पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब इस नई योजना पर दोबारा वोटिंग होगी, जिसे रीवोट कहा जा रहा है। मुझे ये सोचने पर मजबूर